Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी. I teach physics. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग सीखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है. ठीक है ना. मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट, वो सीखेंगे. ठीक है ना. और प्रूफ करेंगे कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व होती है. ठीक है ना. इसके पहले आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है. क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? mgh. किसी बॉडी को लिफ्टेड करने में, उठाने में जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वही वर्क क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, mgh. तो जब उसे लिफ्टेड करेंगे तो उसके वेट के बराबर क्या करेंगे? रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, है कि नहीं. कोई बॉडी अगर हम उठा रहे हैं, ऐसे लिफ्टेड कर रहे हैं, तो इसके वेट के बराबर रिएक्शन दे रहे हैं. मतलब रिएक्शन वो हर जगह क्या है? इक्वल है. ऐसा नहीं कि mg यहाँ पे mg है तो यहाँ पे mg उससे कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है. अगर mg यहाँ पर भी है तो mg यहाँ पर भी है, तो मतलब उसके वेट के बराबर हम रिएक्शन देंगे और उसी से क्या होगा? बॉडी लिफ्टेड की जा रही है. ठीक है ना. तो वो mgh होता है, वो आपने पढ़ रखा है. और कंजर्वेटिव फोर्स की जो वैल्यू होती है -du/dx होता है, ये भी पढ़ा दिए हैं. -du/dx मतलब अगर इसी पोटेंशियल एनर्जी mgh का अगर हम x के डिफरेंस में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमें कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स. कैसे मिल जाएगा? जैसे ध्यान दो, हमने F इक्वल टू क्या पढ़ा था? -du/dx. कंजर्वेटिव फोर्स को हम नेगेटिव में क्यों लिखते हैं? कभी आपने सोचा? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो भी होगा या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा. यहाँ U पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट भी हमने वर्क किया है ना. अट्रैक्शन नीचे है तो हमने उसको शिफ्ट किधर किया? ऊपर की तरफ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के लिए हमने क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव. क्लियर. अब U की वैल्यू अगर हम mgx हाइट अगर उठाते हैं, कितना? x हाइट, तो वहाँ पे mgx रखेंगे, mg बाहर हो जाएगा, dx/dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ddx ऑफ x क्या होगा? 1. बोलो, पढ़ा ना डिफ्रेंसिएशन. ddx ऑफ x कितना होगा? 1. अब ये अगर 1 हो जाता है, क्या होता है? 1. तो क्या बचेगा? mg बचेगा. क्या बचेगा? और mg मतलब उसका वेट, और वेट ही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma, a के प्लेस पे क्या रखेंगे? g रख देंगे. तो यही mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी अर्थ का ग्रेविटी है यही. क्लियर. तो प्रूफ हो गया ना. तो ग्रेविटी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ठीक है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे पहले मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन. ठीक है. हेडिंग रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है, अगर किसी बॉडी पर या बॉडी में कह लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई हो रहा हो. क्या अप्लाई हो रहा हो? कंजर्वेटिव फोर्स. तो उस बॉडी का टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्व रहती है. क्या रहती है? कंजर्व रहती है. यही है स्टेटमेंट. तो लिखिए स्टेटमेंट, इफ
conservative force acts on a body, if conservative force acts on a body, then mechanical energy of the body remains constant। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही अब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट। किसका स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इस पर हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, गिर रही हो ऐसे, तो उसके ईच पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम क्या है, इक्वल आ रहा है। क्या रहा है, इक्वल, मतलब कांस्टेंट है। क्या ये आप प्रूफ कर सकते हो? ये बोलो, कैन यू प्रूव इट? नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल बना दीजिए इसी में। क्या बना दीजिए, एग्जाम्पल। लिखिए इसमें, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी is conserved। ठीक है, तो ये अब क्या है, एग्जाम्पल है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हमें प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ग्राउंड है आपका, क्या है, ग्राउंड। यहाँ पे है पॉइंट ए। ठीक है, मान लो कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है यहाँ पे, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इस पॉइंट पे है। कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। तो यहाँ से क्या करता है, मूव करता है किधर, नीचे की तरफ गिर रहा है। अभी कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। मान लो ए से स्टार्ट करता है, यहाँ से छोड़ा जाता है। इस पॉइंट को हमने कहा सी। ए से सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एच। कितनी डिस्टेंस है, एच। ये गिर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे गिरेगा। मान लेते हैं कुछ टाइम बाद ये कहाँ पहुँचता है, यहाँ पे पॉइंट बी पर। वही बॉल है जो आपने देख रखा था, वही बॉल अब यहाँ पहुँचा है। अब ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पे शुरुआत में क्या था, ये रेस्ट में था। यू क्या था इसका, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो जब वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। बोलो,
अगर रेस्ट में है यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कब आएगी? जब बॉडी मोशन में होगी। अगर मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अब ये h हाइट ऊपर है, कितनी हाइट ऊपर है? h हाइट। जब h हाइट ऊपर है तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कहोगे mgh। तो आप इस पॉइंट पर क्या बताओगे? इस पॉइंट पर आप बताओगे कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो क्या है? ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या बताओगे? mgh। बोलो सही है? गुड। ये ए से डिस्टेंस कितना आया? मान लो कुछ टाइम बीता, ये दूरी कितना ट्रेवल किया? x दूर, मतलब x डिस्टेंस नीचे आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा नहीं करेगा? भाई मोशन में आ गया तो कुछ वेलोसिटी अटेन किया, मान लिया कितना? v। अब इस लेवल पे ये किस हाइट पे है? तो कहोगे ये पूरा h था, ये x नीचे आ गया तो कितना बचा? ये h माइनस x। वो सही है भाई। पहले h हाइट पे था, x डिस्टेंस नीचे आ गया, कितने हाइट पे? h माइनस x हाइट पे। जब h माइनस x हाइट पे आ गया तो यहाँ पे अब कौन सी, इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी? काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। तो काइनेटिक कितना होगा निकाल सकते हो ना बच्चों? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, बॉडी का मास अगर m है तो हाफ mv स्क्वायर। बॉडी का मास कितना है? m है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh माइनस x। यही हाइट है। क्लियर? जब बॉल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे जब गिरेगा, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होगी इसमें? ये v डैश मान लेंगे। जब टकराएगा तो वेलोसिटी होगी ना? बोलो। जब टकराएगा तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। क्यों जतिन बेटा? ऊपर था, छोड़ा, आ रहा, वाह, स्पीड बढ़ती जा रही, बढ़ जा रही। जब टकराया नीचे, जब टकराएगा तो क्या होगा? बहुत हाई स्पीड से टकराएगा। एम आई राइट? तो यहाँ स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वो हमने कितना मान लिया? वी डैश। यहाँ थोड़ी स्पीड होगी लेकिन इससे कम होगी, तो वो हमने वी मान लिया। जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? इस केस में बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे कहोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी है कितना? हाफ m v डैश का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़े सबको, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो आपने प्रूफ कर दिया कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है? कंजर्व है। बोलो सही है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं एट पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए बोलो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? तो 0 प्लस mgh कितना आएगा? mgh। ये ए के लिए है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना होगा? एट पॉइंट बी मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh माइनस x। क्या यहाँ से हम v स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं? ये v स्क्वायर कैलकुलेट कर किया जा सकता है। ये v स्क्वायर क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई? x डिस्टेंस नीचे आया तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा दो। क्या लगा दो? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। पढ़ा है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 और 2g हाइट कितना है? x। तो v स्क्वायर कितना आएगा?
2gx। ये v स्क्वायर की वैल्यू पुट करो तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना मिलेगा, हाफ m इंटू 2gx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे mgh माइनस mgx। 2 कैंसिल, कितना बचेगा, mgx बचेगा ना, बोलो क्या बचेगा, mgx क्या होगा, कैंसिल, कितना आएगा mgh। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, बोलो कितना आएगा mgh, b पर भी कितना आएगा mgh, a पर भी कितना आया। अब ऐसे c पर प्रूफ कर दीजिए mgh, तो क्या होगा आपका, ये प्रूफ हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। नोट कर लीजिए इतना। तो अब आपको कैलकुलेट करना है C पर, कहाँ पे, C पर, एट पॉइंट C पर कितना होगी टोटल एनर्जी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम C पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कहाँ पे, एट पॉइंट C पर, एट पॉइंट C। ये C पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कहो U0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v डैश स्क्वायर, और हम v डैश स्क्वायर निकाल सकते हैं कैसे, u स्क्वायर प्लस 2gs से। तो u स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2g हाइट कितना आया, h हाइट आया, तो ये v डैश स्क्वायर आ जाएगा आपको कितना, 2gh। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C कितना होगा, कहोगे हाफ m 2gh, है कि नहीं, 2 कैंसिल, कितना जाएगा ये mgh। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों इक्वेशन को आप देखकर बताइए, तीनों इक्वेशन को देखकर बताइए क्या ए बी सी तीनों पॉइंट पर, ABC तीनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी सेम है, mgh mgh mgh। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व। समझ में आ गया अच्छे से। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको समझाना ज़रूरी था। आपको मैंने दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या है, कंजर्व है, तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यू हेडिंग। हेडिंग होगी क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये अक्सर इलास्टिक बॉडी में देखने को मिलेगा। किस बॉडी में, इलास्टिक बॉडी में। अभी इलास्टिक बॉडी तो पढ़ा नहीं है ना, पार्ट 2 बुक जो है आपकी फिजिक्स, उसमें इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी के बारे में है ना, इलास्टिसिटी है, सब कुछ है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को और याद दिलाऊंगा कि मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो जो ये इलास्टिक है ना, इलास्टिक बॉडी से ही रिलेटेड है। अब इलास्टिक बॉडी मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को हम स्ट्रेच करें और उसे छोड़ दें तो फिर से वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ में आ जाए, तो आप ऐसी बॉडी क्या कहेंगे, इलास्टिक। जैसे रबर, स्प्रिंग, क्या, स्प्रिंग, रबर, ये सब दोनों क्या होते हैं, इलास्टिक बॉडी होते हैं। अभी दो ही समझिए, एक रबर और एक स्प्रिंग। तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना, वो जनरली स्प्रिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्प्रिंग। अच्छा, ये रबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रबर एक लिमिट के बाद तो खींचेंगे तो टूट जाएगा, है ना। और जो यहाँ पे हम स्प्रिंग यूज़ करने वाले हैं वो लूजली स्प्रिंग है, मतलब उसे आप खींच देंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से वो शेप कर लेगा। मतलब कि उसको थोड़ा सा झटक देंगे ऐसे ना, तो भी उसके जो है शेप अलग अलग हो जाएंगे। एकदम लूजली स्प्रिंग रहेगा। आप उस स्प्रिंग को देखो, ऐसे स्प्रिंग को चूड़ी की तरह रहेगा, बिल्कुल जो चूड़ियाँ लोग पहनते हैं ना, एकदम चूड़ी तरह रहेगा ऐसे,
जब बिल्कुल इतने पैकेट में आता है वो जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब खोल देंगे तो सीधा इसे खुल जाएगा, जुम, हल्का सा ऐसे करेगा तो जुम जुम ऐसे करेगा, वो अपने आप ऊपर नीचे आएगा। आप लोग कभी देखिए, स्प्रिंग खरीदिए, बारिश हो रही है जम करके, है ना, अच्छी बारिश हो रही है, तो ये जो लूजली स्प्रिंग होगा ना, ऐसे जब उसको करेंगे ना जुम, अपने आप वो जुम जुम, आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप एक बार ऐसे कर दो, दिखे जुम 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 जुम, अपने आप वो करता रहे कुछ देर तक, है ना। तो ऐसी स्प्रिंग को हम बोलते हैं लूजली स्प्रिंग, लूजली है बिल्कुल, है ना। और उसे कहेंगे इलास्टिक बहुत ज़्यादा है वो, मतलब उसको स्ट्रेच कर दो और फिर रिकवर कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, रिकवर कर रहा है। तो हम ऐसी स्प्रिंग की जो है एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी। एनर्जी क्यों कैलकुलेट करें? जब आप जुम जुम कराते हो उसको ऊपर नीचे, है ना, वो जब स्ट्रेच होता है या स्ट्रेच होने के बाद कॉम्प्रेस होता है, तो स्ट्रेच कॉम्प्रेस में क्या होगा? स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो, स्प्रिंग के जो वो क्या कहते हैं टर्न्स हैं, वो क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा? वर्क होगा। और जो वर्क होगा वही वर्क क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेच होने से और कंप्रेस होने से एक पोजीशन बन रहा है। क्या बन रहा है? पोजीशन। क्लियर है ना? तो उसी स्प्रिंग को हम कुछ डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा समझाएंगे हम, ठीक है। यहाँ डायग्राम दे रहे हैं ऐसे, ये डायग्राम है, ये रिजिड सपोर्ट है आपका, ठीक है, कोई रिजिड सपोर्ट है, और हमने एक स्प्रिंग ले लिया है। स्प्रिंग किस ये का स्प्रिंग है, और यहां से इसको ऐसे, ठीक है, एक ब्लॉक ले लिया है, ब्लॉक, ये ब्लॉक से अटैच है। क्या है यहां पे? ब्लॉक से अटैच है। इसे बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं? और स्प्रिंग कितना टाइट है, ये खुलने में खींचने में टाइट है या इतना लूजली है, वो एक सिंबल आता है कांस्टेंट, जिसका अपना एक कांस्टेंट होता है, नंबर होता है। इसको कांस्टेंट मतलब एक नंबर कहते हैं। क्या इसका नंबर 10 है, इसका इतना 50 न्यूटन पर मीटर है, इस तरह से एक नंबर होता है, उसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो जितना कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा? उतना है वो टाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, इससे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। कहाँ रखा है? ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। अभी ये कहाँ पे है? मान लो ये ब्लॉक हमारा पॉइंट ओ पे है। कहाँ पे है? हाँ, एम मास का ब्लॉक है, ये रेस्ट में है अभी, बिल्कुल रेस्ट में है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। अब फिर से हम इसी स्प्रिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, अब हम वही रिजिड सपोर्ट है, इस स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। मतलब कैसे स्ट्रेच करेंगे? इस ब्लॉक को पकड़ के थोड़ा सा खींच लेंगे, और जैसे देखो, ध्यान दो, ऐसे जब खींचेंगे और छोड़ देंगे, ये झुम झुम ऐसे आएगा जाएगा, है ना। बोलो, अगर ये बिल्कुल स्मूथ है, ये हमारा टेबल फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ये झुम झुम क्या करेगा? मोशन करेगा ऐसे, है कि नहीं। मतलब इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। कैसा होगा? हाँ, अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कहानी है, ये यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम एसएसएम पढ़ेंगे पार्ट 2 बुक में, ठीक है ना। तो हमें मोशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? एनर्जी। तो यहाँ सिर्फ एनर्जी पढ़ेंगे, और मोशन के लिए हम पढ़ेंगे पार्ट 2 बुक में। अभी सिर्फ क्या सीखना है? एनर्जी कितना होगा, मोशन क्या है उससे मतलब नहीं है। हमने खींचा, ये खींच गया, वैसे आ जा रहा है, खींचा आ जा रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो वर्क हो रहा है, मतलब एनर्जी स्टोर हो रही है। तो एनर्जी कितनी है वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, वही स्प्रिंग को मैंने क्या किया, ऐसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया,
है ना। स्ट्रेच करने के बाद ये जो हमारा ब्लॉक है वो अब यहां पहुंच चुका है। ठीक है, वही ब्लॉक हमारा यहां पहुंच चुका है। ठीक है, वही टेबल है स्मूथ। अब ये पहले से कहाँ गया है, पॉइंट ए पर आ चुका है। कहाँ गया है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ओ से कितना डिस्प्लेस हो गया, एक्स। एक्स क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो डिस्प्लेस किया हमने, फोर्स अप्लाई किया होगा हमने, है कि नहीं बच्चों, बोलो। यहां मैंने एक फोर्स अप्लाई किया होगा, किस डायरेक्शन में, इधर, तभी ये स्ट्रेच हुआ। और जैसे इसको रिमूव करेंगे ये वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाएगा, बोलो, वापस उसी पोजीशन पे ये आ जाएगा। तो आएगा क्यों, तो ये हमारा जो फोर्स है, ये हमारा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है ये, हाँ। तो इलास्टिक बॉडी खासियत होती है कि जैसे आप उसे स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे और छोड़ दोगे, तो जैसे जिस पोजीशन में थी वो उस पोजीशन में आ जाएगी। तो जैसे इसको हम फोर्स हटाएंगे वापस ओ पे आ जाएगा, बोलो, वापस आएगा ना। तो जो ये आएगा तो कैसे आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स इसको खींच रहा है, बोलो, इसे कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा है, खींचेगा। किधर, इस हमारे जो फोर्स है उसके अपोजिट कोई ना कोई इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो इस फोर्स का नाम हम रखेंगे एफ डैश। क्या नाम रखेंगे, और इस एफ डैश कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देते हैं, हाँ। तो ये आपका है प्यारा सा रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होता है। आप जैसे जैसे खींचोगे वैसे वैसे क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। जितना आपका फोर्स रहेगा उतना ही फोर्स इसमें डेवलप कर जाएगा। जब आप खींचना बंद कर दोगे तो उस समय जो आपका फोर्स लगा रहेगा उतना ही फोर्स उसमें भी डेवलप हो चुका होगा। आप जैसे ही छोड़ोगे वैसे ही उतने ही फोर्स से क्या करेगा ये, हाँ, रिकवर कर लेगा, ठीक है ना। और जैसे ही खींचना स्टार्ट करोगे वैसे ही रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो रेस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट बोलो, हो रहा है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, तो इस पर एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, उसका नाम था हुक। क्या नाम था, हुक, HOOKE। हुक ने अपना लॉ दिया इसी इलास्टिक बॉडी के लिए। यहाँ भी पढ़ेंगे और हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हुक्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ये कहते हैं जो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी के, ठीक है ना।
डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये x जितना ज़्यादा होगा उसमें रेस्टोरिंग फोर्स F डैश उतना ही ज़्यादा होगा। x कम रहेगा तो F डैश भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, बोलो। तो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली किस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। आप जितना ज़्यादा खींचोगे 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 उतना ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स उसमें डेवलप होता चला जाएगा। जब आप जैसे खींच के रोक दोगे तो एक मैक्सिमम फोर्स आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक, तो उतना ही फोर्स जस्ट रेस्टोरिंग फोर्स उसमें आ चुका है, डेवलप हो चुका है उसके अंदर। और जैसे ही छोड़ोगे जितने फोर्स से आपने खींचा रखा था उसे ही उतने ही फोर्स से वो बॉडी को खींच ले जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये और एक्सटर्नल फोर्सेस में हम ये कह सकते हैं दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। क्लियर। तो रेस्टोरिंग फोर्स अगर आप F डैश मानते हो, F डैश प्रोपोर्शनल टू x, इक्वल करेंगे कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ माइनस लगा के लिखेंगे kx, ठीक है। इसमें k को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग, जगह नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इतनी बातें पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिए। तो ये आपने कंक्लूजन क्या देखा कि रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है, माइनस kx के बराबर होता है। k क्या है इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट किया होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में, अगर दबाते भी हैं इधर, इस कंप्रेस भी करेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो स्ट्रेच करिए या कंप्रेस करिए, दोनों में क्या होगा, वर्क होगा, और यही वर्क क्या होगी, इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, लिखा, ऑफ अ स्प्रिंग, ऑफ अ स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो किसी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, क्लियर, तो वही क्या होगा, हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर है, ठीक है। It is denoted by U. It is denoted by U. तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गया, इतनी बातें। इसे किससे नोट करेंगे हम, U से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो लिखिए हेंस U इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क डन निकालेंगे किसके अगेंस्ट, रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। किसके निकालेंगे, हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे। तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है ना।
तो W इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन dW इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। क्लियर भाई, उसके जा रहे हैं अगेंस्ट में जा रहे हैं या रेस्टोरिंग फोर्स से ले रहे हैं, तो यहाँ हम एफ डैश लगा देंगे। एफ डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस के एक्स, तो डी डब्ल्यू हुआ कितना, माइनस के एक्स डी एक्स। टोटल वर्क डन निकालना है। पहले बिल्कुल जब हम डिस्प्लेस नहीं किए थे तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, बाद में कितना हमने डिस्प्लेस किया, एक्स तक, तो वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to x यूजिंग इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट, इसका क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो आपको मिल जाएगा क्या, तो W इक्वल टू क्या आएगा, डी डब्ल्यू माइनस के एक्स डी एक्स 0 to x, माइनस के बाहर कर लेंगे, x डी एक्स 0 to x। बोलो कितना आएगा सॉल्व करने पर, ये इंटीग्रेशन x पावर n डी एक्स मैंने पढ़ाया है ना, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ पावर कितना है, n के प्लेस पे 1 है, यहाँ क्या है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। लिमिट हम वेरिएबल लगाएंगे, जो वेरिएबल होगा 0 to, तो -1/2 के, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी सिखाए हैं आप लोग को, बोलो। ठीक है, तो W कितना जाएगा आपका, -12 kx²। ये आएगा नेगेटिव वर्क डन। इक्वेशन हम बना देंगे इसको क्या, सेकंड। यही वर्क डन आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, U इक्वल टू -12 kx²। ठीक है, यही है पोटेंशियल एनर्जी, -12 kx²। किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी -12 kx² ही होता है। यह है वर्क डन बाई रेस्टोरिंग फोर्स। जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो जितना वर्क करेगा वही वर्क क्या होगी, उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर। बट जब न्यूमेरिकली हम यूज़ करेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो ये आएगा प्लस में। किस में आएगा, प्लस में। यही चीज़ कितना हो जाएगा, प्लस में। ठीक है ना, वर्क डन बाई, हाँ ठीक है। क्लियर है। तो इसमें लिखना चेंज पैराग्राफ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स विल बी W इक्वल टू 12 kx²।
दैट इज पोटेंशियल एनर्जी यू कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्राफ कैसा होगा इसका, अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, डिस्टेंस वर्सेस फोर्स, ग्राफ कैसा होगा। रेस्टोरिंग फोर्स अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और रेस्टोरिंग फोर्स क्या रहेंगी, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट, है कि नहीं। तो डाली हेडिंग इसी में, ग्राफ रेस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओरिजिन, यहाँ हमने क्या लिया, डिस्टेंस x, ये पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस x क्या है, नेगेटिव है, बोलो। इधर हमने लिया रेस्टोरिंग फोर्स F डैश, ये पॉजिटिव में है और ये F क्या है, नेगेटिव में है। तो जब वर्क निकालना है, हमें क्या निकालना है, वर्क, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, बोलो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। जब हम फोर्स किधर लगाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है इधर पॉजिटिव वे में, इधर, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्लियर है, मतलब ये नेगेटिव इधर आना चाहिए, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स कुछ इधर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा, तो इसके सामने अगर आएंगे तो वर्क डन कहीं यहाँ मिलेगा, क्लियर। जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो, मतलब कंप्रेस किया जा रहा हो, तो नेगेटिव ही होगा, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव लेंगे। तो ग्राफ हमारा जो कुछ है वो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, और यहां भी क्या आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, वही रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्लियर। चाहे इधर कंप्रेस करिए या स्ट्रेच करिए, तो ये क्या शो कर रहा है आपका, ये स्ट्रेचिंग शो कर रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये है क्या, स्ट्रेच्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड, क्लियर। दोनों कंडीशन में एनर्जी क्या है हमारी, नेगेटिव ही रहेगी। तो ये फोर्स वर्सेस किसका ग्राफ हो गया, डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है।
अब एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करना है। हेडिंग क्या रहेगा? एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये कैसा ग्राफ होगा? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है? एनर्जी। जब ज़ूम ज़ूम करता हुआ स्प्रिंग ऐसे से आएगा जाएगा, है ना, जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो क्या उधर से वापस होगा? जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो रेस्ट में आ जाएगा और उसमें काइनेटिक क्या होगी? जीरो रहेगी। अब वहाँ जब आएगा अपने मेन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका x मैक्सिमम प्लस में है एक साइड में, और उतना ही एक साइड में क्या है? x मैक्स है। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव। तो इस कंडीशन में अगर जब ये मेन पोजीशन मतलब कहाँ पर रहेगा? ओ पर रहेगा, तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ओ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ओ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, घट के जीरो हो जाएगी। जब मैक्सिमम हो जाएगा जूम जूम करते हुए से जब ओ से ए डिस्प्लेस होगा, तो जब ए पर जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फिर जब वहाँ चलेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी और ओ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? तो ग्राफ यहाँ से क्या होगा? डाउन होगा, स्लोप बनेगा, है कि नहीं? तो ग्राफ यहाँ से क्या होगा? आपका स्लोप बनेगा, डाउन होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ रहेगा, है कि नहीं। और इस कंडीशन में क्या होगा हमारा? जब ये रहेगा तो ये क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब यहाँ पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी इस जगह पे। ओ पे ये दोनों घट जाके जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये आएगा ग्राफ ऐसा, कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं। अब जब दोनों को हम मिला के तो दोनों काइनेटिक, ये किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी का है। ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है। बोलो है कि नहीं है भाई? ये मैक्सिमम है, ग्राफ उठ गया, ओ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, फिर एक्स मैक्सिमम पे ये उठ गया। दोनों का जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल, मतलब डिस्प्लेसमेंट था तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक। ये मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ग्राफ? तो ग्राफ याद रखना, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बारिश हो रही है बेटा, है ना? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
तो यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, जो भी एनर्जी से रिलेटेड बातें थी वो क्लियर होती हैं। आपको इसमें आइंस्टीन का भी एक मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन भी है। आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन आप लोग नोट कर सकते हो। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन डाल दीजिए हेडिंग। इक्वेशन क्या है वो थोड़ा लिखा देते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, इनको फिजिक्स का फादर कहा जाता है। किसको? आइंस्टीन को। इज द फादर ऑफ फिजिक्स। ये हर जगह अपना इन्वॉल्व किए हैं, मतलब जैसे न्यूटन ने इन्वॉल्व किया, लेकिन ये आइंस्टीन जहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है वहाँ पे इन्होंने अपना करेक्शन दिया है, उसको सही दिया है। अगर साइंटिस्टों ने मिस्टेक किया तो वो जा करके वहाँ पे उसको करेक्ट किए कि हाँ ये ऐसा नहीं, ये होना चाहिए, एक्चुअल में ये है। ठीक, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, सब जगह अक्सर करेक्शन किए हैं, इसलिए इनको फिजिक्स का फादर कहते हैं हम लोग। ठीक है, और मेनली इन्होंने लाइट में सबसे ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दिया है। लाइट में इन्होंने कहा कि लाइट को हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया, E = mc²। इसी बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन। तो इसमें लिखना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। VICE मतलब एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज गिवन बाई अ रिलेशन, इट इज गिवन बाई अ रिलेशन, डैश करके लिखिए, E = mc²। E = mc²। इसमें E है एनर्जी, M मास ऑफ बॉडी और C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड इन वैक्यूम। E एनर्जी है, M मास ऑफ बॉडी है और C स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है, मतलब किसी भी मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, मतलब कितना बॉडी है उसको कितना हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इट मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इस फार्मूला से, जैसे हमने कहा, अगर 1 किलोग्राम मास डिस्ट्रॉय अगर हो रहा हो तो वो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है ना, E = mc² से। क्लियर? अगर इतना जूल एनर्जी है तो कितना ग्राम मास या कितना किलोग्राम मास बन सकता है उससे, वो भी निकाल सकते हैं आप। तो इसे बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन, E = mc²। इसका यूज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में करेंगे। इस क्लास 11 में बहुत कम यूज़ होता है इसका। बेसिकली कहाँ यूज़ करेंगे हम? 12 में। फिलहाल आप जानते रहिए कि आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होता है। तो मास और एनर्जी क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। हेंस मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये था एनर्जी कॉन्सेप्ट। मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है हुआ एनर्जी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल कराते हुए पावर पढ़ाएंगे। ठीक है, पावर क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं वो पढ़ेंगे।
और पावर के बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हरी, पढ़ लिए हैं। हाँ, कोलिजन है इसमें एक टॉपिक, क्या है? कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो आज की वीडियो में सिर्फ लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक पढ़िए आप सभी, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।